हेलो स्टूडेंट्स, तो कल हम लोगों ने 11th के सिलेबस के बारे में आप लोगों को बता दिया था। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आवर सिलेबस। और सबसे पहले मैंने टॉपिक्स लिखे थे बेसिक टूल्स, और बेसिक टूल्स में भी एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका नाम है वेक्टर्स। तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद वेक्टर्स। वेक्टर्स इज मेनली अ टूल टू स्टडी फिजिक्स। तो आज हम वेक्टर्स से स्टार्ट करेंगे। ओके, वेक्टर्स जो है मैथमेटिक्स की ब्रांच के अंदर आता है जिसको हम बोलते हैं वेक्टर अलजेब्रा। ये चैप्टर का नाम है हमारा, दिस इज द नेम ऑफ अ चैप्टर। फिजिक्स में मास, लेंथ, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी, ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी की सारी चीजें कहलाती हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होते हैं? those quantities which can be measured by an instrument those quantity which can be measured by an instrument and are used for describing laws of physics are known as physical quantity. Physical quantity. Physical quantities बोल देता हूँ, physical quantities. ओके, तो हमने क्या बोला? ऐसी क्वांटिटी, दोज क्वांटिटीज या फिजिकल क्वांटिटीज की बात कर रहा था मैं। फिजिकल क्वांटिटीज वो ऐसी क्वांटिटीज होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती हैं फिजिक्स में जिनको हम किसी इंस्ट्रूमेंट से नाप लें या जो यूज होती हैं फिजिक्स के लॉज को स्टडी कराने के लिए। तो दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द लॉज ऑफ फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटीज। तो फिजिकल क्वांटिटीज का डिवीजन रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 3 जगह है। हम फिजिकल क्वांटिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू देयर रिप्रेजेंटेशन। हम फिजिकल क्वांटिटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं विद रेस्पेक्ट टू देयर रिप्रेजेंटेशन। फर्स्ट इज स्केलर क्वांटिटी, स्केलर्स, सेकेंड इज वेक्टर्स एंड थर्ड इज टेंसर। टेंसर, ये जो टेंसर है ये हमारे सिलेबस से बियॉन्ड है, मतलब ये एडवांस फिजिक्स के लिए है। मगर कुछ क्वांटिटी हमारे सिलेबस में टेंसर हैं, जब वो आएंगी तब हम बताएंगे। अभी इसके बारे में कोई जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास मेन जो क्वांटिटीज़ हैं हमारे सिलेबस की वो स्केलर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज Scalar quantities are those quantity which needs only magnitude to describe them. Those quantities which needs only magnitude to describe them. To describe them. तो ऐसी क्वांटिटीज, दोज क्वांटिटी विच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड टू डिस्क्राइब देम, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। वो क्वांटिटी जिन्हें केवल मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है रिप्रेजेंटेशन के लिए, जिन्हें मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है, ऐसी क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। लाइक मास, एग्जाम्पल मास, डिस्टेंस, स्पीड,
तो हमें केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। अब मैं स्केलर में इधर बात आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। जैसे मास हो गया 5 kg, तो 5 kg मतलब मास को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल वैल्यू की ज़रूरत है, केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है, किसी डायरेक्शन का कोई वजूद की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, ये फुल क्वांटिटी क्या है? मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड कभी भी रिप्रेजेंट करते हैं तो उसकी वैल्यू प्लस उसकी यूनिट को बोलते हैं, पूरा टोटल मैग्नीट्यूड कहलाता है। ठीक है। तो मास 5 kg, स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब ऐसी क्वांटिटी जो स्केलर है वो नाम है मास, डिस्टेंस, स्पीड, टाइम, करंट, ये सारी कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। तो ऐसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको केवल उनकी वैल्यू पता होना चाहिए, उनका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और कुछ पता होने की ज़रूरत नहीं है। ओके। स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड, यहां तक हमें बात समझ में आई। नेक्स्ट पॉइंट हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज के बारे में बात चलिए। दीज क्वांटिटीज यूजेस बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन। एल्जेब्रिक ऑपरेशंस मतलब कोई नई नियम की जरूरत नहीं होती इनके ऑपरेशन करने के लिए, कोई नए नियम की जरूरत नहीं होती। मतलब जैसे कि हमारे पास बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, एडिशन, लाइक जैसे हमारे पास एक मास है 2 kg का और एक मास है 5 kg का, तो टोटल मास जो आएगा वो 2 kg प्लस 5 kg आएगा, तो दैट कम्स आउट टू बी 7 kg। तो मतलब जो हमारे बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशंस होते थे वही स्केलर में यूज होते हैं। तो ओवरऑल क्या क्या अभी तक सीखा? हम वेक्टर्स पढ़ने जा रहे हैं। वेक्टर्स जो होता है वो एक ब्रांच होती है जिसको हम वेक्टर एल्जेब्रा भी बोलते हैं मैथमेटिक्स की। मेन फिजिक्स में क्या होती है? मेन फिजिक्स में होती है फिजिकल क्वांटिटीज। पूरी फिजिक्स क्या है? फिजिकल क्वांटिटीज से बनी है, जिसमें मास है, लेंथ है, टाइम है, फोर्स है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं? दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट एंड आर यूज्ड फॉर डिस्क्राइबिंग द लॉस ऑफ फिजिक्स आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ऐसी क्वांटिटी जिनको किसी इंस्ट्रूमेंट से नाप लें या जिनकी मदद से हम लॉज ऑफ फिजिक्स को डिस्क्राइब कर पाएं, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज। हमारे फिजिकल क्वांटिटीज हम बहुत तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। यहां पर हम फिजिकल क्वांटिटी को लिखने के एतबार से डिवाइड कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो अगर आप किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कितने भाग में डिवाइड हो सकती है? सर वो 3 भाग में डिवाइड हो सकती है। एक का नाम स्केलर, एक का नाम वेक्टर और एक का नाम टेंसर। ओके, वी कैन डिवाइड अवर फिजिकल क्वांटिटी इनटू 3 पार्ट्स, स्केलर, वेक्टर एंड टेंसर। टेंसर जो है वो एडवांस फिजिक्स में यूज होता है, हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर कुछ क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में टेंसर हैं, तो जब चैप्टर आएगा हम बताएंगे आपको। बताया मैंने अभी। फर्स्ट स्केलर क्वांटिटी कैसे? स्केलर क्वांटिटी वो होती है जिनको लिखने के लिए केवल आपको मैग्नीट्यूड की जरूरत है और किसी चीज की जरूरत नहीं है। तो दिस क्वांटिटी विच नीड्स ओनली मैग्नीट्यूड टू रिप्रेजेंट देम। एग्जांपल क्या है? मास, डिस्टेंस, स्पीड। ओके, मास कितना है? 5 kg, स्पीड कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। तो मास को लिखने के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। मास को लिखने के लिए केवल वैल्यू चाहिए, वैल्यू, मैग्नीट्यूड चाहिए। स्पीड को भी लिखने के लिए केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, वैल्यू चाहिए, और किसी चीज की जरूरत नहीं है। These quantities uses basic algebraic operations। ये क्वांटिटी जो यूज करती है वो क्या करती हैं? बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन। These quantities uses बेसिक एल्जेब्रिक ऑपरेशन। जैसे हमारे एल्जेब्रा में जो बेसिक ऑपरेशंस होते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्वांटिटीज वैसे ही बेसिक ऑपरेशंस यूज करती हैं। ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई करना है, एक स्पीड इतनी है, एक स्पीड इतनी है, मल्टीप्लाई करना है, तो बेसिक हम जैसे मल्टीप्लाई वहाँ करते थे वैसे मल्टीप्लाई यहाँ भी करते हैं। ओके, ये हमारी बात हुई स्केलर की। मेन चैप्टर क्या है? वेक्टर्स। तो वेक्टर के बारे में हम डिस्कशन करें। Those quantities which needs magnitude as well as direction, those quantity which needs
मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम। ऐसी क्वांटिटीज जिनके लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जरूरी है एक्सप्रेस करने के लिए, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती हैं। दोज क्वांटिटीज विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम। तो ऐसी क्वांटिटी जिनमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी अनिवार्य हो, ऐसी क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज बोलते हैं। इसमें मैंडेटरी पॉइंट क्या है? नोट, वेक्टर्स मस्ट ओबे वेक्टर अलजेब्रा। क्या पॉइंट लिखा मैंने? वेक्टर मस्ट ओबे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर जो होते हैं उन्हें वेक्टर के नियमों को फॉलो करना अनिवार्य है। अगर कोई क्वांटिटी हमारे पास ऐसी है जिसके पास मैग्नीट्यूड है और जिसके पास डायरेक्शन है मगर वो वेक्टर के नियमों को फॉलो नहीं करती, तो ऐसी क्वांटिटी कभी वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती। तो वेक्टर्स मस्ट ओबे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर अलजेब्रा का मतलब क्या है? लॉज ऑफ वेक्टर एडिशंस, लॉज ऑफ वेक्टर्स। ओके, जो भी वेक्टर के नियम हैं उनको फॉलो करना चाहिए एडिशन के। ठीक है, मेनली एडिशन की बात हो रही है। ओके, तो वेक्टर्स क्वांटिटीज वो होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल वैल्यू ही नहीं, डायरेक्शन की भी सख्त जरूरत होती है। जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए वैल्यू ही ना, डायरेक्शन की भी सख्त जरूरत होती है। दोज क्वांटिटी विच नीड्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन टू एक्सप्रेस देम आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। नोट, वेक्टर मस्ट ओबे वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर जो होते हैं उनको ओबे करना होता है वेक्टर अलजेब्रा को, मतलब वेक्टर के नियमों को फॉलो करना होता है। वेक्टर एडिशंस कुछ नियम होते हैं, हम पढ़ेंगे आगे चैप्टर में, जिनको हम वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन बोलते हैं। उनको फॉलो करेंगे तब वो वेक्टर होंगी, नहीं तो नहीं होंगी। ओके, इसी बात को मैं वेक्टर वाले पार्ट को मैं आगे बढ़ाता हूं। ये स्केलर वाला हिस्सा है और ये मैं वेक्टर वाली बात बता रहा हूं आप लोगों को। A quantity is vector. A quantity is vector means it is having direction. Yeah, it is having direction. It is having direction. अगर एक क्वांटिटी वेक्टर है, तो इसके मायने ये हुए कि वो उसके पास डायरेक्शन भी है। अगर एक क्वांटिटी वेक्टर है तो उसके ये मायने हुए कि इसके पास डायरेक्शन भी है। बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट द कन्वर्स मे और मे नॉट बी ट्रू। मे और मे नॉट बी ट्रू। बट द कन्वर्स इज मे और मे नॉट बी ट्रू। मतलब क्या हुआ? क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है देन इट इज गारंटीड कि उसके पास डायरेक्शन है। दैट इज, अगर मैं बोलूं एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके पास डायरेक्शन होगा, मैंडेटरी है, यस। मगर कोई क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन है वो वेक्टर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। दैट इज अ क्वांटिटी विच इज हैविंग डायरेक्शन, a quantity which is having direction may or may not be a vector quantity, may not be a vector. Example, time, जो आप जानते हैं टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर। तो आपने देखा टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, ये तीन क्वांटिटी मैंने लिखी है, ऐसी बहुत सारी होती हैं। इन तीनों क्वांटिटी के पास डायरेक्शन, टाइम का एक डायरेक्शन होता है, फ्यूचर, पास्ट। इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन होता है प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। इस हाथ पे प्रेशर कितना लगेगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो डायरेक्शन है। इन तीनों क्वांटिटी के पास डायरेक्शन है, उसके बावजूद भी ये क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। तो डायरेक्शन होना मैंडेटरी नहीं है वेक्टर के लिए। मैंडेटरी क्या चीज है? मैग्नीट्यूड होना, डायरेक्शन होना और वेक्टर के नियम को फॉलो करना। ये क्यों नहीं है? डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये वेक्टर क्यों नहीं है? बिकॉज दे डज नॉट फॉलो वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन।
ये वेक्टर के नियमों को फॉलो नहीं करता है, वेक्टर के नियमों को फॉलो नहीं करता है। इसीलिए ये तीनों क्वांटिटी डायरेक्शन होने के बावजूद भी कैसी हैं, स्केलर। ये तीनों क्वांटिटी डायरेक्शन होने के बावजूद भी कैसी हैं, स्केलर। तो अभी तक की बात हमारी दिमाग में क्या समझ में आई कि हमें अपनी फिजिक्स मेनली, जिसको फिजिकल क्वांटिटीज में बांटा गया है, हमें क्या पढ़ना है फिजिक्स में, क्या पढ़ना होता है, मास के बारे में, वेलोसिटी के बारे में, स्पीड के बारे में, फोर्स के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, यही सब पढ़ना होता है। जो भी क्वांटिटीज के बारे में पढ़ना होता है उनकी स्टडी करनी होती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज जो है हमारे पास, फिजिकल क्वांटिटीज जो है उनको रिप्रेजेंटेशन के एतबार से, उन्हें रिप्रेजेंटेशन के एतबार से हम तीन जगह डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्केलर, जिसमें पहला स्केलर, दूसरा वेक्टर और तीसरा टेंसर। टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ टेंसर हमारे सिलेबस में नहीं है, मगर कुछ क्वांटिटीज हमारे सिलेबस में टेंसर है। जैसे जब चैप्टर आएगा रोटेशन मोशन तो उसमें एक पॉइंट आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स में आता है स्ट्रेस, ये सब हम देखेंगे। ओके, तो अब हमें स्केलर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत है और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। और ये वही बेसिक मैथमेटिक्स यूज़ करते हैं जो हम जानते हैं, बेसिक अलजेब्रा, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, बेसिक ऑपरेशंस यूज़ करते हैं। ठीक है, जो हमारे पास बेसिक अलजेब्रा है वही यूज़ करता है स्केलर क्वांटिटी। इसको लिखने के लिए केवल मैग्नीट्यूड है, वेक्टर को लिखने के लिए मैग्नीट्यूड as well as direction and it should follow the vector law of addition also। अगर आपकी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, उसके बावजूद भी बहुत सारी क्वांटिटी वेक्टर नहीं है क्योंकि वो वेक्टर के नियम को फॉलो नहीं करती। जैसे हमारे पास क्वांटिटी टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, प्रेशर, ठीक है, क्यों नहीं फॉलो करती, बिकॉज डज नॉट फॉलो द वेक्टर। अब आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन क्या है, वो हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे। अच्छा, अब तो ये छोटी छोटी बातें हुई, क्या ये आपने पहले भी फाउंडेशन क्लासेस में पढ़ा होगा कि फिजिकल क्वांटिटीज को कैसे डिवाइड करते हैं रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। दूसरी बात हम ये देखें कि फिजिकल क्वांटिटीज को तो आपने डिवाइड करा रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में। अब सर पढ़ा क्यों रहे हो ये वेक्टर्स, ये तो हम पहले भी जानते थे, अब ऐसा क्या नया खास हो गया जो हमें इसे पढ़ना पड़ रहा है। इतना हम पहले भी जानते थे, 9th क्लास में हमें बताया गया होगा, स्केलर, वेक्टर, ये बताया गया होगा हमें। तो ये पूरा 11th की फिजिक्स या 11th 12th की फिजिक्स शुरू होने से पहले इसे क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या ज़रूरत है इसकी, जब हम पढ़ चुके हैं वेक्टर के बारे में, हम पढ़ चुके हैं। सर वेक्टर के एग्जाम्पल क्या है, वेक्टर्स के जो एग्जाम्पल है हमारे पास वो डिस्प्लेसमेंट है। सर वेक्टर के एग्जाम्पल क्या है, सर डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, मोमेंटम है, एक्सीलरेशन है, ये सब वेक्टर के एग्जाम्पल है बहुत सारे। सर ये क्वांटिटी तो हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था हम लोगों ने, वेलोसिटी पढ़ा था हम लोगों ने, एक्सीलरेशन पढ़ा था फाउंडेशन क्लास में 9th 10th में पढ़ा है हम लोगों ने, ये सब हम लोगों ने पढ़ा है। तो फिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है वो देखते हैं क्यों पड़ी। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि जब हम ये सब पहले जानते थे तो इसकी नीड क्या पड़ी। जब तक ये नहीं मालूम हो इसकी ज़रूरत क्या है, उस टॉपिक को सीख नहीं सकते आप, तो इसकी ज़रूरत क्या पड़ी। तो फिर मैं शुरुआत करता हूँ। जैसे मेरे पास एक बालक है जो कि 5 मीटर इधर चला, वही बालक फिर 5 मीटर इधर चला गया,
सवाल के जरिए कुछ बातें पूछना चाह रहा हूँ आपसे। तो ये बालक यहाँ से 5 मीटर इधर गया, फिर यही बालक 5 मीटर यहाँ से इधर गया। ओके, तो हमसे पूछा जाए कि डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए इस चीज़ का। क्या पूछा जाए हमसे? डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए इस बॉडी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉय। ठीक है, ये पूछ रहा है। पहले ये 5 मीटर इधर गया, फिर ये 5 मीटर इधर गया, ये पूछ रहा है। या ये पूछा जाए कि एक बॉडी थी, उसको उठा के घुमा करके यहाँ ले आए सर्कुलर, और जिस सेमी सर्कुलर पाथ पे वो चला है उसका रेडियस कितना है r, ये a से घूम करके ये b पर आ गया। तो इस पर भी हमने क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉय। ये तो बताना है, मैं ये बताना है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉय क्या है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इस बालक का डिस्प्लेसमेंट क्या है ये बताना है। तो कुछ बच्चे अपने जहन में देख लिए होंगे, समझ लिए होंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं हम लोग। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी को डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। इसका मतलब कुछ बच्चे डिस्प्लेसमेंट यही तो होगा, यस यही पढ़ा है, हमने भी यही पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच की दूरी। तो ये तो पाइथागोरस लग जाएगा, इट कम्स आउट टू बी 5√2। ओके, ये आ जाएगा 5√2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? ये डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2r। तो एग्जैक्टली बच्चों ने बोला कि सर इसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ पहले वाले का वो 5√2 हुआ, और दूसरे वाले का डिस्प्लेसमेंट हुआ 2r। अब थोड़ा सोचो कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, कोई वेक्टर नई चीज नहीं है, क्वांटिटीज को पढ़ना वेक्टर है। कोई वेक्टर कोई नई चीज नहीं है, क्वांटिटीज को पढ़ना वेक्टर है। क्या डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है? हाँ। जब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका रिप्रेजेंटेशन जो होगा केवल वैल्यू से होगा या डायरेक्शन से भी होगा? सर दोनों से होता है, और वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात कर रही है। तो यहां पर आपने कहीं पर मुझे डायरेक्शन बताया है? नहीं, आपने तो मुझे केवल मैग्नीट्यूड बताया। कुछ बच्चों को पहले से पता होगा कि डायरेक्शन भी लगाना है, अभी हम बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। और आपने यहां पर मुझे क्या बताया है? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r होगा। क्या होगा? 2r। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब ये समझ में आया कि ये आंसर भी सही हो जाया करता था 9th क्लास में। ओके, आपसे डिस्प्लेसमेंट पूछता था, आप यही बताते थे। असलियत में 9th में आपको डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ाया है, मेनली वहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पढ़ाया है। दिस इज नॉट अ डिस्प्लेसमेंट, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट। आप समझिए बात को, ये डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ रहे हम लोग, ये डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पढ़ी है। इसका मतलब क्या हमने वेलोसिटी पढ़ा था वहां पर? नहीं, वहां पर हमने वेलोसिटी नहीं पढ़ा, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड पढ़ा है। वहां पर हमने एसिलेशन नहीं पढ़ा, एसिलेशन का मैग्नीट्यूड पढ़ा है। वहां पर हमने डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड पढ़ा है। वहां पर फोर्स बोल दिया था 10 न्यूटन लग रहा है, तो वो फोर्स नहीं था, वो फोर्स का मैग्नीट्यूड था। इसका मतलब अभी तक आपने जो स्टडी करी है वो वेक्टर क्वांटिटीज को पढ़ा तो है, मगर उनको असलियत में उनका रिप्रेजेंटेशन, आपने उन वेक्टर क्वांटिटीज की केवल वैल्यू पढ़ी है, उनका पूरा वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन नहीं पढ़ा है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन वैल्यू और डायरेक्शन दोनों से होता है। वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन वैल्यू और डायरेक्शन दोनों से होता है। इसका मतलब मायने ये हुए हमारे पास कि हमने जो स्टडी की है अभी तक अपनी स्टडी की है वो क्या पढ़ा है? डिस्प्लेसमेंट पढ़ा है, वेलोसिटी पढ़ा है, फोर्स पढ़ा है। हम लिखते थे वेलोसिटी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब हम गलत बोल रहे हैं, वो वेलोसिटी नहीं बोलिए, उसको बोलिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड। हम पढ़ते थे द फोर्स एक्टिंग ऑन अ टेबल इज 10 न्यूटन। आप ऐसा मत बोलिए, फोर्स ऑन अ टेबल इज 10 न्यूटन। आप बोलिए फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो 10 न्यूटन है, ऐसे बोलिए। ठीक है, क्लियर हो गया? तो असलियत में वहां पर फोर्स वर्ड यूज हुआ है, वहां पर वेलोसिटी वर्ड यूज हुआ है, वहां पर एसिलेशन वर्ड यूज हुआ है, वहां पर डिस्प्लेसमेंट वर्ड यूज हुआ है, और उनको पढ़ा भी है, केवल उनकी वैल्यू के बारे में पढ़ा है। अब हम 11th में आ गए, वहां पर हम मेनली उस पूरी क्वांटिटी का अच्छे से रिप्रेजेंटेशन करना सीखेंगे। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट है या डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है? इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, ये मैग्नीट्यूड है डिस्प्लेसमेंट का।
इसको भी मैं डिस्प्लेसमेंट नहीं बोलूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलूंगा। क्या बोलूंगा? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बेटा, इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में आई? इट इज अ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सर जब हम ये लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट लिखा इज इक्वल टू 5√2, तो क्या कुछ अलग तरीके से लिखना पड़ता है वेक्टर को लिखने के लिए? वेक्टर को आप कोई नई चीज ना समझे। फोर्स लिखना, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको वेक्टर बोलेंगे। वेलोसिटी क्या है? एक वेक्टर है। तो आप ये मत समझिए वेक्टर कोई नई चीज है। जो आपने 9-10 में क्वांटिटीज वेक्टर पढ़ी हैं उनको अच्छे से लिखना सिखा रहे हैं। आज तक केवल आप उनकी वैल्यू लिखते थे, आज उनकी वैल्यू के साथ उनका डायरेक्शन लिखना भी सिखाएंगे। तो सबसे पहले हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। अगला टॉपिक क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। कभी भी किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करना हो तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हेडेड बाय एन एरो। एक लाइन से हेडेड बाय एन एरो। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हेडेड बाय एन एरो। तो वेक्टर is represented by a line. Vector is represented by a line headed with an arrow. मतलब ये हुआ एक लाइन एरो के साथ, इसको वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। ये चीज जो है ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है, ये लाइन वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। इसमें ये पार्ट जो होता है इसको हम टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेल। इस पार्ट को हम हेड बोलते हैं और ये लेंथ ऑफ वेक्टर कहलाती है। क्या कहलाती है? लेंथ। लेंथ इज मेनली, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ इज प्रोपोर्शनल, लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है? वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मतलब क्या हुआ? किसी वेक्टर को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो एक स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन के इस वाले हिस्से को हम, जिधर हेड होता है, जिधर एरो होता है उसको हेड बोलते हैं और पीछे वाले हिस्से को टेल बोलते हैं। ये टेल टू हेड तक की जो लेंथ होती है, जितनी ज़्यादा लेंथ उतना ज़्यादा उस वेक्टर की वैल्यू। मतलब मैं वेलोसिटी लिखूं तो वेलोसिटी की जितनी बड़ी लाइन बना दूंगा, इसका मतलब उतनी ज़्यादा उसकी वेलोसिटी की वैल्यू है। तो लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। लेंथ किसके प्रोपोर्शनल है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के। ओके, ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? जैसे फोर्स है, फोर्स। अब फोर्स को वेक्टर के फॉर्म में लिखना है। जैसे मैं बोलूं फोर्स ऐसे, तो अब इसको फोर्स बोल सकते हैं या फोर्स वेक्टर बोल सकते हैं, क्योंकि जिसको ये पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमेशा ये पता है फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। एफ वेक्टर लिखते हैं। कैसे लिखते हैं? एफ वेक्टर, या बोल्ड लेटर्स में एफ लिखते हैं। ओके, या तो एफ वेक्टर लिखेंगे या बोल्ड लेटर में एफ लिखेंगे। और केवल एफ वेक्टर इस तरीके से लिखें, इस चीज को बोलते हैं मॉड, या ऐसे लिखें एफ, तो ये कहलाता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। क्या कहलाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और इसको बोलते हैं फोर्स वेक्टर। ये एफ मैंने बताया है, यहाँ पर वेक्टर है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ऊपर से लग गया तो इसको फोर्स वेक्टर। ओके, जैसे मैं आपसे पूछूं ये क्या चीज़ है? एक फिजिकल क्वांटिटी, तो आप बोलोगे ये ए है। ठीक है, अब मैं बोलूं तो ये क्या कहलाएगा आपके लिए? सर ये ए वेक्टर है, इसको हम बोल सकते हैं वेक्टर ए। और इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। क्लियर है? तो ये रिप्रेजेंटेशन है छोटे छोटे। तो फोर्स, कभी भी किसी क्वांटिटी को वेक्टर, कभी भी किसी क्वांटिटी को
कभी किसी क्वांटिटी को अगर हमें वेक्टर बताना है, तो हमें एक लाइन से रिप्रेजेंट करना पड़ता है। उस लाइन में एक एरो भी होता है, उसको हम हेड बोलते हैं, और पिछले हिस्से को हम टेल बोलते हैं। टेल से लेके हेड तक की दूरी जो लेंथ होती है, वो लेंथ हमेशा प्रोपोर्शनल होती है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर के। ठीक है, तो ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को कैसे लिखते हैं, तो ये हम इसको कैसे लिखते हैं बताया मैंने। वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हेडेड विद एन एरो। इतनी बात समझ में हाँ आ गई। ठीक है, तो क्या क्या नोटिस किया कि सर पहले तो हमने फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से 3 भागों में बांटा, स्केलर, वेक्टर और टेंसर। स्केलर और वेक्टर हमें पढ़ना है। स्केलर वो होता है इसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, उसका एग्जाम्पल मास, लेंथ, टाइम, सो ऑन। ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड होता है, और उस पर जो मैथमेटिक्स अप्लाई होती है वो बेसिक अलजेब्रा होती है जो हम आज तक पढ़ते हुए आए हैं, प्लस माइनस। मगर वेक्टर को लिखने के लिए, वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन भी होना चाहिए, और वेक्टर के नियम होते हैं वो हम पढ़ेंगे, उनको भी फॉलो करना चाहिए। तो कोई लोग ये बोल दें कि डायरेक्शन है तो वेक्टर होगा, नहीं। डायरेक्शन हो, वैल्यू हो और वेक्टर के नियम को फॉलो करे तब वो वेक्टर है। केवल डायरेक्शन हो वो वेक्टर नहीं है। ऐसी क्वांटिटी है, टाइम के पास डायरेक्शन है मगर वो स्केलर है क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन है मगर वो स्केलर क्योंकि वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता। ठीक है, इसी तरीके से प्रेशर के पास डायरेक्शन है मगर वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इसलिए वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी। तो वेक्टर को पढ़ क्यों रहे, क्योंकि पूरी फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटी स्केलर्स है, बहुत सारी क्वांटिटी वेक्टर्स है मेनली, और कुछ टेंसर्स भी हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन अलग करेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज़ की तो बारे में डिस्कशन करना नहीं है क्योंकि उनके लिए तो कोई अच्छी मैथमेटिक्स है नहीं, और उनके लिए तो वही बेसिक मैथमेटिक्स जो बचपन से पढ़ते हुए आए वही यूज़ करनी है। मगर वेक्टर के लिए अलग मैथमेटिक्स भी यूज़ करनी है, और उसको लिखने में एक डायरेक्शन का भी रोल होता है। तो वेक्टर, जैसे वेक्टर क्वांटिटी कौन सी, डिस्प्लेसमेंट। तो मैंने आपको बताया 5 मीटर इधर चला, 5 मीटर इधर चला, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 5√2। हम लोग पढ़े हैं ऐसा। एक मैन यहाँ से घूमकर यहाँ आ गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 2r हुआ। ये असलियत में हम लोग बोल देते थे डिस्प्लेसमेंट 9/10 में, मगर ये डिस्प्लेसमेंट थोड़ी हुआ। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर के साथ वैल्यू भी होनी चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, तो हाउ इट कैन बिकम अ वेक्टर। तो ये डिस्प्लेसमेंट नहीं कहलाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। तो भाई डिस्प्लेसमेंट को कैसे लिखते हैं, कैसे बताते हैं कोई चीज़ वेक्टर है, तो ये तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। तो कैसे बताते हैं क्या कोई चीज़ वेक्टर है, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर स्टार्ट किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन हेडेड विद एन एरो। वेक्टर एक लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एक हेड होता है आगे। ठीक है, टेल और हेड से बीच की दूरी को हम लेंथ बोलते हैं, और लेंथ इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैंने बताया अभी। ठीक है, और कभी किसी वेक्टर, किसी चीज को बताना हो ये वेक्टर है, जैसे ए को बताना ये वेक्टर है, जैसे मुबश्शिर को बताना है वेक्टर है, तो एम के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, एक एरो, और उसी एरो को एक मॉड में कर दूंगा तो वो मुबश्शिर की वैल्यू हो जाएगी, मुबश्शिर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये ए के ऊपर एरो लगा दूंगा तो वो वेक्टर ए हो जाएगा, और ए के ऊपर एरो लगाने के बाद मॉड कर दूंगा तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए हो जाएगा। तो ये फोर्स और ये, और इस तरीके से भी लिखते हैं, जैसे एरो लगा दो या बोल्ड में लिख दो, बोल्ड लेटर्स में, तो भी वो वेक्टर कहलाता है ना। समझ में आ गया होगा इतना। तो यहाँ तक की बातें हमारी समझ में आ गई कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, कैसे करते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं हम। अब जैसे एक बात यहाँ पर समझ में आती है, जैसे हमने लिखा फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ये सही है गलत है या इनकम्प्लीट है, ये गलत है, क्योंकि आपने बता दिया कि फोर्स एरो है, मतलब एक फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब आपने बता दिया एफ एक वेक्टर क्वांटिटी और आपने लिखा क्या है 2 न्यूटन, मतलब आपने केवल मैग्नीट्यूड लिखा है। इसका मतलब आपने यहाँ पर गलती की है, क्योंकि वेक्टर जब बता दिया तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी लगना चाहिए। ठीक है, तो वो डायरेक्शन कैसे लगेगा आगे हम टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, उसी में बताएंगे हम कैसे डायरेक्शन लगाते हैं। जैसे हम लिखें यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। अब ये सही है, यस, अब ये सही तो है, टूवर्ड्स ईस्ट ये सही है, ये सही है। अभी फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 2 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट, ये सही है। मगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये सब बताने के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड सिंबल्स हैं, और डायरेक्शन लगाने के लिए अब मैथमेटिक्स करेंगे तो ये इंग्लिश थोड़ी लिखेंगे टूवर्ड्स ईस्ट, मैथमेटिकल टर्म होना चाहिए ऑपरेशंस के लिए। ठीक है,
तो हम वो डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम डायरेक्शन लगाते हैं ताकि मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो पाएँ। तो डायरेक्शन लगाने के लिए क्या हम डायरेक्शन कैसे लगाएंगे उसका एक क्राइटेरिया होता है, वो हम पढ़ेंगे अभी। तो मैंने बताया कि ये लिखना ऐसे गलत है, तो ये अभी गलत है क्योंकि ये इनकम्प्लीट है, आपने डायरेक्शन नहीं लगाया है, ठीक है। मगर फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन, ये सही है, यस ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि आप ये फोर्स 2 न्यूटन है तो ये समझ गए कि ये एक या तो इस फोर्स इज इक्वल टू 2 न्यूटन, मतलब ये फोर्स नहीं है, ये फोर्स का मैग्नीट्यूड बता रहा है 2 न्यूटन है, ठीक है। तो एफ हियर इज ओनली द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, ठीक है। नाउ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। यहां पर काफी डिफरेंट टाइप्स के वेक्टर हैं, ठीक है। डायरेक्शन नॉट मेंशन, डायरेक्शन इज नॉट देयर, ठीक है, तो इसलिए गलत हो गया। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ वेक्टर पर। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात की जाए तो बहुत सारी टाइप्स हैं वेक्टर को। हम कुछ बेसिक जो काम किए हैं बहुत ज़्यादा उनको बताएंगे। फर्स्ट इज पोलर वेक्टर। अभी आप इस बात को ध्यान रखिए, डायरेक्शन निकालना सीखना है, कैसे हम डायरेक्शन लगाते हैं हमें सीखना है। तो डायरेक्शन कैसे लगाते हैं ये हमें सीखना है, इसलिए हमको पहले वेक्टर्स के टाइप्स पढ़ने होंगे, उसी में एक टाइप का आएगा वो हम बताएंगे, पोलर वेक्टर। ओके, दोज वेक्टर्स which are having starting point or point of application। स्टार्टिंग पॉइंट या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ओके। मतलब ऐसे वेक्टर्स वहां यूज होते हैं जब ट्रांसलेशन मोशन होता है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ओके। तो ये पोलर वेक्टर्स, कोई पूछे पोलर वेक्टर्स क्या है? पोलर वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जिसमें कोई स्टार्टिंग पॉइंट हो या पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो, ये पोलर वेक्टर होते हैं, ये ट्रांसलेशन मोशन में यूज होते हैं। दूसरा है एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर, दीज आर दोज वेक्टर्स which are used, these are those vectors which are used for rotation motion. These are used for rotation motion. Those vectors which are used for rotation motion, their direction is along the axis of rotation. Their direction is along the axis of rotation. Their direction is along the axis of rotation. मतलब ये ट्रांसलेशन मोशन में यूज होते हैं। इसके एग्जांपल लाइक फोर्स, वेलोसिटी। इसके एग्जांपल क्या है? रोटेशन मोशन में आपने 10th में कुछ पढ़ा होगा जिसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। मतलब कोई बॉडी अगर घूम रही है तो जिस एक्सिस के अलोंग घूम रही है तो एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन भी उस एक्सिस के अलोंग होगा। कभी कभी तो बेसिक ये भी पूछ लेता है कि एक्सियल वेक्टर है क्या चीज़। तो एक्सियल वेक्टर वो वेक्टर्स होते हैं जो रोटेशन मोशन की क्वांटिटी में यूज होते हैं। जब कोई बॉडी रोटेट करती है उस टाइम पर कुछ क्वांटिटीज आती हैं जो उनको उस मोशन को स्टडी कराती हैं, जिसका नाम है एंगुलर वेलोसिटी। वो अभी आप सारी नहीं बता सकता मैं, मगर एंगुलर वेलोसिटी आपने सुनी होगी। जिस तरीके से वेलोसिटी होती है, वेलोसिटी क्या होती है? लीनियर मोशन के लिए, तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? रोटेशन मोशन के लिए। तो अगर कोई बॉडी घूम रही है, रोटेशन मोशन कर रही है, ऐसे वेक्टर्स, उस जगह पर जो वेक्टर्स आएंगे उनको बोला जाता है एक्सियल वेक्टर्स। बस बेसिक डिफरेंस क्या है? ऐसे वेक्टर जो ट्रांसलेशन मोशन में यूज होते हैं उनको पोलर वेक्टर बोलते हैं, लाइक फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट। और ऐसे वेक्टर्स जो रोटेशन मोशन में यूज होते हैं उनको
एक्सियल वेक्टर बोलते हैं। एक्सियल वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। ये दो मेन क्राइटेरिया है, और भी टाइप्स हैं वेक्टर के, वी विल डिस्कस ऑन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू।